अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हमारे पास मेहमान हैं जनाब अब्दुल अली शाह साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और आज इनसे हम पूछेंगे कि इनकी जो पीडीएम है, इनकी जो 6 माह की कारकर्दगी है, वो क्या उसको अवाम को कोई फ़ायदा है उसका, IMF के प्रोग्राम का या जुडिशरी का या इस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट या कोई इनके गिले शिकवे देखते हैं कि 6 माह में इनके पास बहाने हैं या पाकिस्तान अवाम के लिए कुछ इन्होंने किया है। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। जी वालेकुम सलाम सर। क्या हाल है? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो मरियम नवाज के शौहर हैं जो सफदर अवाम साहब, जी जी इनका जो उन्होंने कहा कि जो वोट को इज्जत दो, ये इससे हम दस्तबरदार हो रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? उन्होंने कहा दस्तबरदार होना चाहिए? देखें जी, वो उनका एक अपना ज़ाती राय है उनकी। वो उनको उन्होंने कह दिया कि वो जो बयानिया वोट को इज्जत दो वाला वो दफन हो गया, क्योंकि वोट को इज्जत दो का बयानिया यही था ना कि वोट को इज्जत दो। और आप लोग भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि जो वोट को इज्जत नहीं दे रहे थे, जो वोट चोरी कर रहे थे या वोट को मतलब कि अपने मनपसंद लोगों को दिलवा रहे थे, तो उनके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो लेकिन वो अब उनकी छाया छतरी के नीचे आए हुए हैं, इसमें दो राय तो है नहीं। सही। तो उन्होंने उस बेस पे कह दिया कि शुक्रिया, उस बेस पे कह दिया उन्होंने कि वोट को इज्जत दो वाला बयानिया दफन हो गया। उनकी राय है, ठीक है, एहतराम करते हैं। अच्छा, इसमें आसिफ जरदारी साहब जो जिनकी सियासत कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने कहा है कि आसिफ जरदारी साहब उनको बनवाना चाहते हैं। उन्होंने बल्कि ठप्पी शप्पी भी दे दी है, वजीरिस्तान में को बंदे हायर किए। लेकिन ये इमरान खान साहब इल्जाम है इस पे आसिफ जरदारी साहब पे और बिलावल भुट्टो पे, इसके अगेंस्ट कुछ आप कर रहे हैं? कोई अदालती कार्रवाई या अदालती कार्रवाई उन्होंने दरख्वास्त की है उन्होंने, बल्कि शेख रशीद ने भी वो बयानिया दोहराया था, उनको गिरफ्तार भी किया पिछले दिनों। तो मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ जरदारी साहब ऐसा। इमरान खान साहब पहले जनरल बाजवा साहब के बारे में कहते थे कि उन्होंने मेरे साथ ये किया, तो अंदरूनी खाना उनसे मीटिंग करके कहते थे। उन्होंने मीर जाफर मीर सादक का किरदार ऐसे मुशाबत दी। जब उनकी आपस में मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है, पिछले दिनों जवेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा बड़ा कमाल किस्म का, उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि मैंने, लेकिन उसमें तो इतराफ हो गया ना कि इमरान खान की हुकूमत जो है ना वो बाजवा साहब ने गिराई है। मैं बाजवा साहब ने गिराई नहीं, इतराफ किया उन्होंने कि अगर इनको कंटिन्यू करते तो मुल्क का। बाजवा साहब ने बड़ा क्लियर कह दिया, उसने कहा कि मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग थे उनके बारे में इमरान खान साहब की राय बड़ी सख्त थी, वो भी नाराज़ थे, मुल्क की हालात अच्छे नहीं थे बकौल उनके, और वो नजर भी आ रहा था महंगाई का रेशो बहुत बढ़ गया था। जो ज़मीनी इलेक्शन आ गए हैं, इसमें क्या आप मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलके चलेंगे? कैंडिडेट इकट्ठे खड़े करेंगे? देखिए जी, अभी तो जो पिछले इलेक्शन हुए हैं उसमें एक ही जगह पे एक ही छाया छतरी के नीचे लड़ रहे थे। आगे की उम्मीद तो रखते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लंबा इतिहाद चलेगा, क्योंकि हमारे अन्य 157 में जो हालात बन रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं, मतलब मरकब फाटोकर साहब, वो भरपूर तैयारी में, वो उनका प्रोग्राम, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं लड़ेगा। लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। ये बताएं जो 156 में आप उधर से शाहमूद कुरैशी साहब लड़ रहे हैं इलेक्शन तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उन्होंने तो अपना कैंडिडेट नहीं तब्दील किया। आप लोगों ने सईद अंसारी की जगह आपने वो महमूद हसन साहब को। राना महमूद हसन साहब एक अच्छे सियासतदान हैं, फिर राजपूत बरादरी का वोट भी है, तो उनका एक मुल्तान के लिए कुर्बानियां भी हैं, बेमिसाल कुर्बानियां। मतलब राना साहब नहीं, आपको लगता था कि सईद कमजोर कैंडिडेट है? ज़ाहिर है वो कमजोर कैंडिडेट था, क्योंकि वो MP लेवल पे इलेक्शन लड़ने वाला बच्चा था एक किस्म का। तो राना साहब का जो कद काठ है वो माशाल्लाह शाहमूद के मुकाबले में अगर वो कैंडिडेट है तो राना साहब है। और मैं आपको बता दूं, बड़ा अच्छा इलेक्शन होगा और राना साहब के चांसेस बन रहे हैं, क्योंकि राना साहब का वर्क है, क्योंकि शाहमूद कुरैशी साहब ने अपना पूरा हल्का अपने सेक्रेटरी के हवाले किया हुआ था। तो राना साहबान जो है ये मिलते रहे लोगों में। नहीं, शाहमूद साहब ने तरक्याती काम तो बहुत सारे किए सबके। सर देखें, बड़ा तरक्याती कर गए हैं, हर चेयरमैन से राना साहब जाती तौर पर जानते हैं। मैं अर्ज करता हूँ कि राना साहब का इतना नहीं है अभी। देखें, राना साहब ने 2-3 मामला ऐसे रहे हैं, जब इनका टर्नओवर था, MNA थे, तो इन्होंने काफ़ी काम किए। फिर सबसे बड़ी जो बात थी कि इनकी लॉबी थी थोड़ी सी, चौधरी वहीद साहब भी उनके एंटी थे, दूसरे तीसरे और ग्रुप भी थे, अब सब मिल गए। इसका भी आज राना साहब होगा। राना साहब फिर निकले हुए लोगों में, खुशी गमी, फिर राजपूत बरादरी का वोट है,
N آپ 156 سمجھتے ہیں کہ 156 میں سب سے زیادہ ووٹ جو ہے انصاریوں اور راجپوت راجپوت برادری کا ووٹ ہے. اس لیے آپ رانا محمود اللہ صاحب کے سامنے لے کر آئے ہیں. رانا صاحب کی مطلب کہ امید بھی ہے وہ انشاءاللہ الیکشن اچھا ہوگا. حلقوں کو بھی دیکھتے ہیں 155 جو ہے جی 155 حلقہ جو ہے جی اس میں عامر ڈوگر جو پاکستان تحریک انصاف سے اور ان کے مقابلے میں ہیں شیخ طارق رشید صاحب یا جوید ہاشمی صاحب. جوید ہاشمی صاحب. کس کو آپ بہتر دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کس کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ میں جوید ہاشمی صاحب کو دیکھتا ہوں. اگر میری ایک ذاتی رائے میں اگر وہ مقابلہ بنتا ہے اپنا شیخ طارق رشید صاحب اور جوید ہاشمی صاحب میں اگر دیکھا جائے تو ملک عامر ڈوگر کے مقابلے میں اگر اچھا ووٹ لیں گے تو جوید ہاشمی صاحب اچھے قد والے سیاستدان ہیں, بڑا نام والے لوگ ہیں. شیخ طارق رشید صاحب کی اپنی برادری کا ووٹ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی دونوں حلقے خالی کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ دیکھیں پی ڈی ایم کے الحاق ہوئے حلقے جن حلقوں میں اب یہ 158 میں وہ عبدالقادر گیلانی صاحب لڑیں گے. تو جوید علی شاہ بھی تو ہے نا. ظاہر ہے جب یہ دو حلقے یہ چھوڑ رہے ہیں تو پھر ادھر جوید علی شاہ صاحب کینڈیڈیٹ نہیں ان کے پاس یا ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں؟ جو الحاق کے کینڈیڈیٹ تو ہیں, تنویر گیلانی صاحب ہیں, ان کے پاس ایک بھٹا صاحب ہیں, اور بھی ہیں. عثمان بھٹی نے کاغذ جمع کرائے ہیں. اچھا IMF کے ساتھ آپ کی ڈیل تو ہوگی, کیا اس کا عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا؟ اس وقت تو جو موجودہ ٹائم ہے, دیکھیں میرا تعلق ضرور اس جماعت میں, ایک میں عام پاکستانی بھی ہوں, میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق بھی ہے, کیونکہ ہمارا تو منشور کا پہلا نعرہ یہ ہے روٹی کپڑا اور مکان. ہم تو غریبوں کی پارٹی ہے, غریبوں کے ریلیف کے اوپر بات ہے. اور یہ موجودہ حالات جو اس وقت ہیں وہ بہت زیادہ غمگیر ہیں, سخت حالات ہیں, اور عوام کے لیے اگلے 4 ماہ میں کچھ صورتحال اس طرح کی بن سکتی ہے کہ اگر یہ صورتحال بہتر. میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو عمران خان کی حکومت کرنے دینی تھی ان کو پورا ٹائم پہ آپ الیکشن, کیونکہ آج یہ ٹائم آ جانا تھا کہ عمران خان کے مطلب کافی ساری چیزیں آئی ہیں سامنے. انہوں نے جو وزیر بنائے تھے خزانہ کا, وہ انتہائی جو ایک بینک اپنا ڈیفالٹر کر گیا آدمی, اسے وزیر خزانہ بنا. ملک کی تباہی تو اس نے ترین صاحب نے اتاری. رجیم چینج کرنے والا جو فارمولا تھا وہ غلط تھا. نہیں, میں اس پہ اتفاق ہی نہیں کرتا. جی چینج کیا کرنا, دیکھیں آپ گھر کے سربراہ ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں, دیکھیں سر رام صاحب میری بات سنیں, جب آپ دیکھیں گے کہ میرے گھر کا نظام ایک بچی کے حوالے کیا, وہ ٹھیک نہیں چلا رہا, وہ گھر کو بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے, آپ بڑے ہیں تو لازم بات ہے کہ آپ کہیں گے یار بیٹا آپ تھوڑا سکون کرو, دوسرے کو آگے لے آئیں. جمہوری طریقہ دیکھیں سر, جمہوری طریقے سے تو پھر بڑی کھلی سی بات کروں گا, کیا مطلب کہ مجھے بتائیں نواز شریف پہ کیسز کرنے والے کون تھے, اب ان کو رہائیاں دینے والے کون ہیں؟ یہ ادارے میرے ملک کے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. چور بنانے والے بھی یہی لوگ ہیں, انہیں بے گناہ قرار دینے والے. بڑے انٹرسٹڈ ہے پنجاب میں, کیا وہ حکومت وہ انہوں نے کہا ہے جی, انہوں نے بڑا, میں اپنا ان کا بیانیہ جو ہے مجھے بڑا وہ مطلب کہ میں پاکستان کی اگر سیاست میں ایک اچھا مطلب کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ پاورفل آدمی ہے سیاسی طور پر, تو آصف علی زرداری صاحب بڑے اچھے سیاستدان ہیں, اور وہ کبھی چھوٹی بات نہیں کرتے. ان کی ایک بیان تھا, میں نے وہ پڑھا ہے, کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا پورا شیئر لوں گا. آئندہ مطلب کہ امید ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوگا. اچھا, پھر یہ کیپٹن صفدر صاحب کا بیانیہ بھی آ گیا, انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا مریم نواز آئندہ کے لیے وزیر اعظم ہوگی. تو اس چیز کو اگر دیکھا جائے تو وہ زرداری صاحب کا, تو انہوں نے اپنی سیٹیں لینی ہیں, جنوبی پنجاب سے بھی لیں گے, بلوچستان میں کافی مضبوط ہو رہے ہیں, سندھ میں کافی لوگ دھڑے اور کافی اینٹی گروپ تھے جو وہ پیپل پارٹی میں الحاق ہو گئے ہیں, KPK میں بھی کچھ لوگ الحاق ہو رہے ہیں. جنوبی پنجاب سے سیٹیں, اپر پنجاب کو تو نہیں کچھ کہہ سکتا, وہاں پہ نون لیگ کا گڑھ ہے, لیکن پھر بھی کوئی اچھا کینڈیڈیٹ ہو تو امید ہے. گورنر سرور کے ساتھ بھی ان کی میٹنگیں چل رہی ہیں. آپ کو وقت پہ نظر آ رہے ہیں یا قبل از وقت؟ میں تو ملک کے حالات دیکھتے ہوئے جو مجھے نظر آ رہا ہے, میں تو مجھے لگتا ہے ٹیکنوکریٹ یا مارشل لا کی طرح ملک جا رہا ہے. الیکشن نہیں مجھے ماشاء اللہ تو نہیں آ سکتا, مجھے دیکھ رہے ہیں کچھ پاکستان ہے. IMF کا آپ کا جو چل گیا ہے سسٹم, سر بات سنیں تو وہ نہیں چاہیں گے. IMF نے پیسے سے
तल्लक है हमारे साथ। वो तो आपके खाते देखने आते ठीक है हैं ना, वो पैसा वो तो आपको समझाते हैं कि इस तरह पैसा लेना देना है, उनकी डील होती किनके साथ? असल वो किस रियासत से डील करते हैं, और रियासत में कौन होते हैं? इधारे होते हैं उनके सरबराह। जुडिशरी का किरदार आपको कैसा लगता है कि 50-50 आपको सपोर्ट कर रही है या एक तरफा है? मतलब कि नहीं, 139वें नंबर पे है पाकिस्तान, मैं नहीं, इस पे बात नहीं करते। हाँ, मैं किसी भी, अगर मुल्क में मैं नहीं। एज पाकिस्तानी देखा जाए मुझे, तो मैं अपने इदारों से किसी भी लिहाज से किसी भी पॉइंट पर भी छोटे लेवल पे जो लोग हैं। अच्छा, एक बात बताएं, वजीर खारजा साहब हैं बिलावल भुट्टो साहब, जी, अभी वो बाहर के दौरे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर वो वजीर आज़म बनना चाहते हैं, यानी कि वो अगर उनकी आपकी जमात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसको वजीर आज़म देखना चाहते हैं वो, तो फिर वो इस तरह के पाकिस्तान में दौरे क्यों नहीं कर रहे? पंजाब में अभी तक उन्होंने कोई अपना किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान में अगर उन्होंने वजीर आज़म बनना है सरदारी तो साहब, कंपेन तो करनी पड़ेगी उनको। सरदारी साहब माहौल बनाएंगे। अभी वो यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नहीं बनाएंगे, जरदारी साहब बनाएंगे माहौल। सरदारी साहब बनाएंगे, आसिफ अली जरदारी साहब है ना, वो माहौल बना भी नहीं, वो भी कर रहे हैं। उन्होंने एक टीम बनाई हुई अपनी, वो अपनी टीम वर्क कर रही है जो भी पंजाब में जो है। मुल्तान में जो 2018 के इलेक्शन थे, उनमें आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया था। ठीक है, पीपल्स पार्टी के हिस्से में सिर्फ एक एमपीए की सीट आई थी, बाकी सारी सीटें एमपीए की और एमएनए की सब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। तो अब कोई आपको लगता है कि आप कोई सीटें निकाल जाएंगे या फिर क्लीन स्वीप करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? 50-50 लग रहा है आपको, या आप कुछ बेहतरी की देखते हैं? बेहतरी देख रहे हैं। 4 माह अगर इनको टाइम मिल जाता है, हम आपको रिलीफ दे देते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। रिलीफ तो नहीं नजर आ रहा, हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ती नजर आ रही है, बिजली की कीमतें भी आप बढ़ा रहे हैं, गैस की कीमतें आप बढ़ा रहे हैं। 30 पे कह रहे हैं कि दोनों करेंगे, क्योंकि वो खुद भी परेशान है, वज़ीर आज़म साहब भी परेशान है, पार्टी के दूसरे लोग भी। तो अवाम से मुंतखब होते हैं, अवाम में कौन है? आप ये समझते हैं कि 4 माह में आप इतना कवर कर लेंगे? ये जो डेंट है, इतना बड़ा इशू है, सबका एक्सपीरियंस और लोग भी मान जाएंगे कि ठीक है, आप बेहतरी की तरफ चल पड़े। मुस्लिम लीग नून का एतवार का, तो मैं नजरियाती तौर पे इस पार्टी के साथ खड़ा हूँ, उससे हट के बात करूँ तो उन्होंने मुल्क के हालात, बड़े खराब हालात में इख्तियार लिया, ये हैं मुल्क के हालात काफी बेहतर कर चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की बात कर रहे हैं आप? उनका नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के, इसका मतलब है ये जो अंडरस्टैंडिंग चलेगी पीडीएम की, तो ये सीट एडजस्टमेंट होगी जनरल इलेक्शन में फिर पंजाब में, इसीलिए वो हिस्सा मांग रहे हैं अपना आसिफ जरदारी साहब। वो अपना लेंगे, अपनी इख्तियार उनके पास जो है वो इख्तियार लेंगे। नवाज शरीफ अवाम में नहीं, आप क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी, वो कुछ नहीं करेगी? तहरीक इंसाफ या किसी के लेके ऑपोजिशन में अपना किरदार अदा करेगी। आप यानी कि हुकूमत में फिर इसी को देख रहे हैं, पीडीएम को? अच्छा, मौलाना फजल मान साहब के आपकी पीडीएम से उनका ताल्लुक है, सदर भी हैं वो पीडीएम के, वो इस सारे सिनेरियो में वो कहीं नजर नहीं आ रहे? बिल्कुल एक्टिव है, अपना एक्टिव है, और अपना पिछले जो भी इजलास हुए उनके इजलास में हैं, पब्लिक में नहीं आ रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी कोई नजर नहीं आ रही। तो निकलेंगे अपना, वो केपी में क्या देख रहे हैं? केपी के में आप पीपल्स पार्टी हुकूमत बना लेगी या बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान में और सिंध में मुझे पीपल पार्टी नजर आ रही है, वफाक बलूचिस्तान और सिंध में पीपल पार्टी नजर आ रही है, पंजाब में मुस्लिम लीग नून नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी नए चेहरों को लाएगी सामने या वही पुराने लोग ही आएंगे? देखिए, एक बात तो आप राणा साहब इत्तेफाक करेंगे कि पीपल पार्टी हमेशा वर्कर को oblige करती है, और वर्कर को आगे लाती है। लेकिन अब टिकट में अप्लाई जब जो बंदा करेगा उसको टिकट देनी है, तो वर्कर आगे आएगा, टिकट लेगा तो वर्कर को देंगे। अगर वर्कर नहीं तो दूसरा, पुराने चेहरे जो लोग, जागीरदार लोग जो होते हैं, वो हमारे यहाँ इलेक्शन। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी में क्या भुट्टो का या बेनजीर का कोई अक्स देखते हैं आप समझते हैं ये उस लेवल की? बिलीव करेंगे आप, मेरी फर्स्ट टाइम से मुलाकात हुई है, मैं उनसे मिला हूँ, तो मैं यकीनन मैं बहुत ज़्यादा आप मुतासर हुए हैं? मुतासर हुआ हूँ कि वो सियासी रुझान है, रुझान है, उसमें अपनी माँ का
और भुट्टो साहब को मैंने देखा नहीं, सुना है। पीवी साहब को हमने देखा भी है और देखा भी है। बुलावर साहब को भी मैंने देखा है, करीब से देखा है। आप सुनते हैं मैच्योर है वो। अच्छा, अपनी अभी यंग है, आप देखेंगे इंशाल्लाह। आसफा भुट्टो साहब आएंगे सियासत? देखिए अभी तो जरूरत ही नहीं है, बिलावल साहब हैं, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे, मेरे साथ 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 रहेंगे। बिलावल साहब चेयरमैन हैं, जनरल इलेक्शन वक्त पे होंगे इंशाल्लाह। मैं मुझे नहीं लगते होते हुए नहीं रहा। मुझे लगता है कि ये 1 साल हो सकता है आगे बढ़ना। कि आप ये हुकूमत आगे लेके जाएंगे, तो ये जुडिशरी के जरिए लेके जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के जरिए लेके जाएंगे, या कोई किस तरीके से? जैसे आइन में तो इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे पहले नहीं, आइन में गुंजाइश है, मुल्क के हालात अच्छे नहीं हैं, मुल्क में पैसा नहीं है, इदारे मतलब वो सहूलियात नहीं दे सकते। जैसे रैंजर से उन्होंने मांगी है, हमें इलेक्शन में जरूरत है, उन्होंने कहा कि हम नहीं दे सकते। पीछे रह जाती पुलिस से कहा, उसने हमारे पास नौकरी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर वो हुकूमत से कहते हैं उनके पास पैसे नहीं होंगे, इलेक्शन पैसे से होते हैं। सही बात। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल शाह साहब, आपका आपने टाइम दिया और हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपनी आरा से हमें मुस्तफ़ीद करते रहें।